आज के मुख्य समाचार। भाजपा ने जिला परिषद मंडी पर जमाया कब्जा। फल मंडी में गाला सेब 250 रुपए प्रति किलो तक बिका। स्पीति में पिताशय की पत्नी के बढ़ते मामले। बढ़ती कीमतों के खिलाफ ऊना में कांग्रेस का प्रदर्शन। सलीम खान बने भाजपा शिमला शहरी मंडल के मंडल उपाध्यक्ष। राम मंदिर चढ़ावा मामले पर कांग्रेस का हमला। रोटरी क्लब शिमला में शुरू हुआ रिसाइकल प्लास्टिक प्रोजेक्ट। अब समाचार विस्तार से। मंडी जिला परिषद में भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत हासिल करते हुए अपना कब्जा कायम कर लिया है। इस जीत के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं व नेताओं में उत्साह का माहौल है। पार्टी कार्यालय और अन्य स्थानों पर कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटकर और आतिशबाजी कर जीत का जश्न मनाया। जश्न कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी विशेष रूप से मौजूद रहे। उन्होंने सभी निर्वाचित सदस्य और पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत की बधाई देते हुए इसे भाजपा की नीति और संगठन की मजबूती की जीत बताया। जयराम ठाकुर ने कहा कि मंडी की जनता और जनप्रतिनिधियों ने भाजपा पर विश्वास जताया है। उन्होंने कहा कि पार्टी जनहित और विकास के मुद्दों को प्राथमिकता देते हुए आगे भी जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से संगठन को और अधिक मजबूत करने तथा जनता के बीच लगातार सक्रिय रहने का आह्वान भी किया। इस अवसर पर भाजपा के कई वरिष्ठ पदाधिकारी, जिला परिषद सदस्य और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। जीत के बाद पार्टी समर्थकों ने नारेबाजी करते हुए खुशी का इजहार किया और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। भाजपा नेताओं ने विश्वास जताया है कि जिला परिषद में पार्टी का नेतृत्व विकास कार्य को गति देगा और जनहित से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। इतिहास में सबसे बड़ी जीत आज तक की जो है 10,300 वोटों की जीत इन्होंने हासिल की है। मोदी जी, जिला परिषद के सभी सम्मानित सदस्य, जिला के अध्यक्ष निहाल चंद जी, प्रदेश की महामंत्री पायल वैद्य जी, पार्टी के सभी अन्य पदाधिकारी, भाइयों बहनों, नौजवान साथियों और पत्रकार मित्रों, इस बार की जीत ऐतिहासिक है। चाहे वो पंचायतों की है, चाहे वो नगर निगम की है, चाहे वो नगर परिषद की है, चाहे वो नगर पंचायतों की है, चाहे ब्लॉक समिति की है। मैं वर्षों से पंचायतों के चुनाव के परिणाम देखता रहा हूं, लेकिन जिस प्रकार से अब की बार हिमाचल प्रदेश में पंचायत के चुनाव के परिणाम आए, कांग्रेस की सरकार के लिए गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। लगभग 70% से ज्यादा स्थानों पर पंचायतों में प्रधान भारतीय जनता पार्टी के बने। आज मंडी जिला के अंदर जिला परिषद का चुनाव संपन्न हुआ। चुनाव यानी कि चेयरमैन, वाइस चेयरमैन का भी पूरा हुआ और अभी तक हिमाचल प्रदेश में 4 जगह जिला परिषद के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन के चुनाव हुए। कांग्रेस अपना नाम तक भी वहां पर भर नहीं पाए, नॉमिनेशन तक नहीं फाइल कर पाए। किन्नौर में भाजपा जीती चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, बिलासपुर में भाजपा जीती और उसके साथ में सिरमौर में भाजपा जीती, नॉमिनेशन फाइल नहीं कर पाई। और आज चौथा, जहां बिलासपुर में भाजपा जीती, आज ये शायद चौथा चुनाव संपन्न हुआ और चौथे चुनाव में भी कांग्रेस अपना नॉमिनेशन तक फाइल नहीं कर पाई। एक तरफा जीत, भाजपा की जीत। मैं भाई अमरू जी को, मोदी दीदी जी को चेयरमैन, वाइस चेयरमैन बनने पर बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे बहुत लंबी बात नहीं कहनी है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के इतिहास में इस बात को हमेशा के लिए याद किया जाएगा। अगर लोकतंत्र को आपने कुचलने की कोशिश की तो जनता फैसला अपने आप लेती है। जिस प्रकार का फैसला अब की बार हिमाचल प्रदेश ने पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में और शहरी निकाय के चुनाव में लिया है। पूरे हिमाचल प्रदेश में 12 जिले हैं और 12 जिले में से
10 जिलों में भारतीय जनता पार्टी की जीत जो है वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की चेयरमैन वाइस चेयरमैन जो है बनने वाले हैं जिला परिषद में। 4 जगह नगर निगम के चुनाव संपन्न हुए और 4 में से 3 जगह भारतीय जनता पार्टी की जीत। आज सोलन में भी पूरा मुझे भरोसा है, जिस प्रकार से वहां पर हालात पैदा करने की कोशिश की गई है। चुनाव के नियम रातों रात बदल दिए ताकि चुनाव के परिणाम को वहां पर प्रभावित किया जा सके। बहुत सारी जगह हिमाचल प्रदेश में जिला परिषद के चुनाव को हुए 1 महीने से ज्यादा का समय परिणाम का निकले हुए हो गया है, लेकिन चेयरमैन वाइस चेयरमैन बनने के लिए अभी तक जो है तारीखें तय नहीं हो पा रही है। कांगड़ा सबसे बड़ा जिला हिमाचल प्रदेश का, लेकिन जिला परिषद के चुनाव के लिए अभी तक भी वहां पर चेयरमैन वाइस चेयरमैन के लिए चुनाव के लिए तारीख तय नहीं कर पा रहे। और वो इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, गुंजाइश निकालने की कोशिश कर रहे हैं। एक एक जिला परिषद के एक एक नगर निगम के पार्षद के खिलाफ मामले दर्ज करने की कोशिश की जा रही है और यही स्थिति मंडी में भी करने की कोशिश की। लेकिन मैं मंडी की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि मंडी में वो कामयाब नहीं हो पाए, तारीख भी देनी पड़ी और तारीख के बाद अब मंडी जिला में नगर निगम का भी चुनाव संपन्न हो गया, मेयर बन गया, डिप्टी मेयर बन गए और उनके साथ साथ में जिला परिषद के चेयरमैन वाइस चेयरमैन भी बन गए। हिमाचल प्रदेश के बहुप्रतीक्षित सेब सीजन की शुरुआत इस बार उम्मीद से कहीं अधिक बेहतर रही है। राजधानी शिमला स्थित भट्टा कुफर फल मंडी में डार्क बैरन काला किस्म के सेब की पहली खेप पहुंचते ही व्यापारियों के बीच खरीदारी की होड़ देखने को मिल रही है। मंडी में उच्च गुणवत्ता वाले गाला सेब 210 रुपए से 250 रुपए प्रति किलोग्राम तक बिक रहे हैं, जबकि एक बॉक्स का अधिकतम मूल्य 2500 रुपए तक पहुंच गया है। सीजन की शुरुआत में ही मिले इन आकर्षण दामों ने प्रदेश भर के हजारों बागवानों के चेहरों पर मुस्कान लौटा दी है और पूरे सीजन को लेकर सकारात्मक माहौल बना हुआ है। भट्टा कुफर फल मंडी प्रदेश की सबसे बड़ी फल मंडियों में से एक है, जहाँ हर वर्ष सेब सीजन के दौरान लाखों पेटियां विभिन्न राज्य के लिए भेजी जाती है। इस बार गाला सेब की पहली खेप के साथ ही मंडी में चहल पहल बढ़ गई है। सुबह से ही किसान, आड़ती, व्यापारी और मजदूर मंडी में मौजूद रहे। जैसे ही नीलामी शुरू हुई, अच्छी गुणवत्ता वाले सेबों के लिए खरीदारों ने बढ़ चढ़कर बोली लगाई, जिसके कारण शुरुआती खेप को बेहतरीन मूल्य प्राप्त हुआ। मंडी में पहुंचे बागवानों ने बताया कि इस बार फल का रंग, आकार और गुणवत्ता काफी अच्छी रही है। यही कारण है कि बाजार में इन सेबों की मांग अधिक रही। सामान्य तौर पर एक बॉक्स में 10 से 12 किलोग्राम तक सेब होता है। इस हिसाब से किसानों को प्रति किलोग्राम मिलने वाला मूल्य काफी संतोषजनक माना जा रहा है। शुरुआती दौर में 2500 रुपए प्रति बॉक्स तक की बोली लगना किसानों के लिए बेहद उत्साहजनक माना जा रहा है। फल व्यापारियों के अनुसार इस समय बाजार में गाला सेब की आपूर्ति सीमित है, जबकि देश के बड़े शहरों में इनकी मांग लगातार बनी हुई है। दिल्ली, चंडीगढ़, जयपुर, लखनऊ, अहमदाबाद और अन्य प्रमुख फल मंडियों में व्यापारी शुरुआती खेप खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं। सीमित आवक और अच्छी गुणवत्ता के कारण इस बार शुरुआती कीमतें पिछले वर्षों की तुलना में बेहतर मानी जा रही है। व्यापारियों का कहना है कि गाला किस्म का सेब अपनी मिठास, आकर्षण, लाल रंग, कुरकुरे स्वाद और लंबे समय तक ताजगी बनाए रखने की क्षमता के कारण उपभोक्ताओं की पहली पसंद बन चुका है। यही वजह है कि सीजन के शुरुआती दिनों में इस किस्म को हमेशा बेहतर बाजार मिलता है। प्रदेश के विभिन्न सेब उत्पादक क्षेत्रों से मंडी पहुंचे किसानों ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में मौसम की अनिश्चितता, ओलावृष्टि, भारी वर्षा, सूखा, कीट रोगों और बढ़ती उत्पादन लागत ने बागवानी को चुनौतीपूर्ण बना दिया था। मजदूरी, खाद, दवाइयों, पैकिंग और सामग्री ट्रांसपोर्ट और बागों के रखरखाव पर होने वाले खर्च लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में यदि बाजार में अच्छी कीमतें मिलती है तो किसानों को राहत मिल सकती है। कई किसानों ने उम्मीद जताई है कि यदि पूरे सीजन में बाजार की स्थिति इसी प्रकार बनी रही तो इस वर्ष उन्हें बेहतर
आय प्राप्त हो सकती है। उनका कहना है कि अच्छी कीमतें मिलने से बागवानी में निवेश करने का उत्साह भी बढ़ेगा और आधुनिक तकनीकों को अपनाने में सहायता मिलेगी। फल मंडी से जुड़े जानकारों का कहना है कि अभी केवल निचले और मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों से गाला सेब की आवक शुरू हुई है। अगले कुछ दिनों में ऊंचाई वाले क्षेत्रों से भी सेब मंडियों तक पहुंचना शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही अन्य किस्मों की आवक भी धीरे धीरे बढ़ेगी। आवक बढ़ने के बाद कीमतों में कुछ उतार चढ़ाव संभव है, लेकिन यदि गुणवत्ता बेहतर रही तो अच्छे दाम मिलने की संभावना बनी रहेगी। अधिकार है कि आज लाला जी ने छोड़ा ही नहीं। बोलो 11 अपर शिमला से सारे से सेब आ रहा है जो लो मिलते हैं। कुछ कंट्रोल के माल हैं, कुछ कोटखाई की नोट मिलते हैं, वहाँ से सेब आ रहा है। टाइडमैन आना शुरू हो गया है और टाइडमैन को आते हुए आज 7-8 दिन हो गए हैं। बाजार बहुत बढ़िया है। 1500 से लेकर के 2500 रुपये तक टाइडमैन बिके और नाशपाती के हाफ बॉक्सेस बिके हैं 1800 रुपये से लेकर के 2200-2300 रुपये तक। और उसके अलावा पनम आ रहा है, सेंटा रोजा, ब्लैक अंबर, हर वैरायटी का पनम जो है बहुत बढ़िया रेट में बिक रहा है। अब थोड़ा टाइडमैन बढ़ने की वजह से थोड़ा स्टोन फ्रूट में मंदा, उसमें थोड़ा सा स्लम्प आ गया। बाकी टाइडमैन की अराइवल ज़्यादा है। टाइडमैन इस टाइम मंडी में कोई 3000 यहाँ पर जो बोली है, बोली में जो टाइडमैन का बाजार चढ़ा है 1500 रुपये से लेकर के 2500 रुपये और नाशपाती ज़्यादा हाफ बॉक्सेज में आ रही है। हाफ बॉक्सेज में नाशपाती बिकी है 1400 रुपये से लेकर के 2200-2300 रुपये हाफ बॉक्स और खुमानी वगैरह आ रही है, पर अब कम हो गई है। इसमें समर क्वीन, टाइडमैन और थोड़ा बहुत जो है गाला आ रहा है। नहीं, इस बार मार्केट तो तेज रहेगा, बहुत कम है। लो वैल्यू में सेब नहीं है, साल सेब 30% भी सेब नहीं है, बहुत कम फसल है। बाजार लास्ट ईयर से डबल, दाम में डबल रेट में बिक रहा है लास्ट ईयर। शुरुआत ही हुई है, अभी तो शुरुआत है। आज अच्छी है अराइवल, टाइडमैन की बहुत अच्छी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य बीलाल अहमद शाह ने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व तथा शिमला शहरी मंडल का आभार व्यक्त करते हुए सलीम खान को भाजपा शिमला शहरी मंडल का मंडल उपाध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि यह नियुक्ति संगठन में कार्यकर्ताओं की मेहनत, समर्पण और निष्ठा का सम्मान है तथा इससे पार्टी को और अधिक मजबूती मिलेगी। इस अवसर पर भाजपा शिमला शहरी मंडल के अध्यक्ष राजीव पंडित ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में प्रत्येक कार्यकर्ता को उसकी कार्यशैली, संगठन के प्रति समर्पण और लंबे समय से किए जा रहे योगदान के आधार पर जिम्मेदारी सौंपी जाती है। उन्होंने कहा कि पार्टी हमेशा उन कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने का प्रयास करती है जिन्होंने संगठन को मजबूत बनाने के लिए निरंतर कार्य किया है। राजीव पंडित ने विश्वास जताया कि सलीम खान अपनी नई जिम्मेदारियों की पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निर्वहन करेंगे तथा शिमला शहरी मंडल में संगठन को और अधिक मजबूत करने के साथ साथ पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। प्रदेश कार्य समिति सदस्य बीलाल अहमद शाह ने कहा कि सलीम खान की नियुक्ति इस बात का स्पष्ट संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी में किसी भी कार्यकर्ता के साथ जाति, धर्म या समुदाय के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। उन्होंने कहा कि पार्टी में जिम्मेदारियां केवल कार्यकर्ता की योग्यता, संगठन के प्रति समर्पण और मेहनत के आधार पर दी जाती है। उन्होंने कहा कि भाजपा को लेकर अक्सर यह प्रचार किया जाता है कि पार्टी मुस्लिम समाज के लोगों को प्राप्त अवसर नहीं देती, जबकि वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। सलीम खान की नियुक्ति इस बात का प्रमाण है कि भाजपा सभी वर्गों के लोगों को समान अवसर प्रदान करती है। बीलाल अहमद शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र के साथ कार्य कर रही है। पार्टी का उद्देश्य समाज के प्रत्येक वर्ग को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना और सभी समुदायों को समान अवसर उपलब्ध करवाना है। मेरा नाम सलीम खान है जी। ये कार्यक्रम जो है भाजपा शिमला मंडल का उपाध्यक्ष बनाने के उपलक्ष्य में रखा गया है जी। मुझे आज भारतीय जनता पार्टी ने शिमला शहरी मंडल का उपाध्यक्ष बनाया है। उसके उपलक्ष्य में जो माइनॉरिटी के जो हमारे लोग हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं,
उन्होंने मेरा और मेरे अध्यक्ष जी का वेलकम करना था और मैन्योरिटी से हमारे भाई बिलाल साहब भी आए हैं, तो इन लोगों ने सब ने मिलकर जो है मेरा वेलकम करना था, उसके उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखा गया है। बहुत भव्य स्वागत किया जी लोगों ने, काफ़ी अच्छा स्वागत किया। जो हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से स्वागत किया। बस इसी तरह का स्वागत कर रहे हैं जी लोग कि पहली बार भाजपा ने जो है किसी मुस्लिम कम्युनिटी के जनरल बीजेपी में लिया है, मंडल का उपाध्यक्ष बनाया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं 2007 से बहुत एक्टिव कार्यकर्ता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी मुस्लिम के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। ये जो भ्रम लोग जो फैलाते हैं ना जी कि मुस्लिम के एंटी है, भारतीय जनता पार्टी की वो नीति नहीं है जी, वो कभी मुस्लिम के साथ भेदभाव नहीं करती है। उसका एग्जाम्पल मैं एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता था, ठीक नहीं है, उन्होंने मुझे मंडल शहरी शिमला शहरी मंडल का उपाध्यक्ष बना के ये फॉर एग्जाम्पल उन लोगों के लिए दिया है कि जो लोग ये बोलते हैं कि भाजपा कभी भी मुस्लिम्स को आगे नहीं बढ़ाती है। क्या बोलते हैं अपने शीर्ष नेतृत्व हिमाचल प्रदेश ठीक नहीं है, जिले का नेतृत्व है और शिमला शहरी मंडल जो हमारे अध्यक्ष जी मेरे साथी हैं, तो इन लोगों के द्वारा ही चुना गया है, सबसे बातचीत करने के बाद ही चुना गया है। देखिए, ये मेरा नाम बिलाल अहमद शाह है। मैं पूर्व में अल्पसंख्यक मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष रहा हूँ और राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य भी रहा हूँ और वर्तमान में मैं बीजेपी का प्रदेश कार्य समिति का सदस्य हूँ। और जो आपने बात कही कि भी सलीम को ही क्यों चुना गया, ये भारतीय जनता पार्टी में कोई सलीम, बिलाल, मुदस्सर, इमरान इस तरह की कोई बात नहीं है। कार्यकर्ता की पहचान है। इस कार्यकर्ता की पहचान जैसे उन्होंने कहा कि 2007 से लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसकी कार्यशैली को देखते मंडलों ने इसको आज मंडल का उपाध्यक्ष बनाया है। बड़े हर्षोल्लास की बात है, यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं, सबका साथ सबका विकास की बात हो रही है। उसी दृष्टि से इस बच्चे को आज यहाँ पे मान सम्मान मिला है और उनके मान सम्मान के लिए आज हम लोग यहाँ आए। जी जी, देश को आज़ाद हुए अब 100 साल होने जा रहे हैं। हमारा मानना है कि 2047 में मोदी जी ने कहा है कि हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनने जा रही है। तो देश का मुसलमान जो है 30-40 करोड़ जो लोग हैं उसको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए मोदी जी लगातार प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस ने तो तोड़ने का काम किया है, जो तोड़ने का काम कर रही है। लगातार जो भारतीय जनता पार्टी में मुसलमान जुड़ता जा रहा है, अब उनको तकलीफ हो रही है। तो जब उनको तकलीफ हो रही है तो उनको अब उनसे सहन नहीं हो रहा। तो 2047 में हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनने जा रहे हैं, जिसमें मुसलमान भी मुख्य धारा में जुड़ेगा और उनके साथ हाथ से हाथ, कंधा से कंधा मिला के आगे चलेगा। मैं आपको छोटी से छोटी योजनाएं बताऊं। अभी 13 लाख मुसलमानों को घर की योजनाएं मिली है। 80 करोड़ लोगों को खाना मिल रहा है जिसमें मुसलमान भी है। उज्ज्वला योजना रण जो हमारा जो लोन की योजना है वो लगातार मुसलमानों के लिए दी जा रही है। इवन आप दुनिया का अगर सबसे बड़ा कश्मीर का चुनाव वो देखेंगे, वो भी मुसलमान के एरिया बना। वंदे मातरम जम्मू से लेकर कश्मीर तक चलाया जाए। कश्मीर में देखिए आज जो बच्चे पत्थर मारते थे फौजियों पे, आज वही बच्चे फौजी बनना चाह रहे हैं। तो क्यों नहीं बनेगा? हर जो लगातार वो मोदी जी प्रयास कर रहे हैं, हम जैसे कार्यकर्ताओं उन योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे। 2047 में हम बिल्कुल मुख्य धारा में जुड़ेंगे और देश की दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से एक ध्येय रहा है। हमारी पंच निष्ठाओं में भी एक निष्ठा ये है कि अंत्योदय का जो है उदय होना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये भ्रम समाज में फैलाया जा रहा है बार बार कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो मुसलमानों के अगेंस्ट काम करती है और मुसलमानों के हित में काम नहीं करती, जबकि इससे बिल्कुल उलट है। कांग्रेस ने हमेशा मुसलमान को जो है वोट बैंक के तरह यूज़ किया है। लेकिन हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि ये जो वार्ड जहां हम खड़े हैं, रुंडू भट्टा, यहाँ की जो हमारी पार्षद है सरोज ठाकुर जी, और इनसे पहले भी संजीव ठाकुर जी जो हमारे पार्षद रहे हैं, वो 25 सालों से यहाँ पे पार्षद है इन्हीं मुसलमानों की और इन्हीं माइनॉरिटी के लोगों की वजह से। और ये दर्शाता है कि मुसलमानों में और भारतीय जनता पार्टी में विश्वास कितना ज़्यादा है। और ये कह देना कि सलीम को बनाया, सलीम की जगह इमरान भी हो सकता था, उसकी जगह मुदस्सर भी हो सकता था, उससे जगह आयु भी हो सकता था, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति पिछले 2007 से भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला करके मोदी जी की नीतियों पर चल रहा है, हमने पार्टी ने उसके अंदर कैलिबर देखा और रिकमेंडेशन जो थी वो शीर्ष नेतृत्व की रही।
आप हमारे 2022 के जो प्रत्याशी हैं संजय सूद जी, आप सरोज ठाकुर जी और बहुत सारे यहाँ के जो बाशिंदे हैं, उन्होंने ये माना कि जो मुस्लिम्स को है वो अल्पसंख्यक मोर्चा से बाहर लाना चाहिए और मेन स्ट्रीम में लाना चाहिए, और वही है कि ऐतिहासिक फैसला हुआ। पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों तथा बढ़ती महंगाई के खिलाफ जिला कांग्रेस ने ऊना में जोरदार प्रदर्शन किया। जिला मुख्यालय पर आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस नेताओं, कार्यकर्ताओं, महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस और विभिन्न संगठनों के सदस्यों ने भाग लिया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी को आम जनता पर आर्थिक बोझ बताया। जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में आयोजित इस प्रदर्शन में कांग्रेस नेताओं ने कहा कि देश भर में लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन केंद्र सरकार आम जनता को राहत देने के बजाय टैक्स बढ़ाकर लोगों की जेब पर अतिरिक्त बोझ डाल रही है। नेताओं ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में कई बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए जा चुके हैं, जिसका असर हर वर्ग पर पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण आम आदमी का घर चलाना मुश्किल होता जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं का कहना था कि पेट्रोल और डीजल महंगा होने से परिवहन खर्च बढ़ गया है, जिसके कारण खाद्य सामग्री, सब्जियां, फल और अन्य जरूरी सामान भी महंगे हो चुके हैं, जिसका सबसे ज्यादा असर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों पर पड़ रहा है। धरने को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेताओं ने कहा कि आज आम आदमी महंगाई की दोहरी मार झेल रहा है। एक और बेरोजगारी बढ़ रही है तो दूसरी ओर पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और रोजमर्रा की जरूरतों की कीमतें लगातार आसमान छू रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार केवल बड़े बड़े वादे कर रही है, जबकि जमीनी स्तर पर जनता परेशान है। कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार से पेट्रोल, डीजल पर लगाए गए टैक्स में कटौती करने और महंगाई पर नियंत्रण के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की। प्रदर्शन में शामिल स्थानीय टैक्सी चालकों, ट्रांसपोर्ट कारोबारियों ने भी अपनी नाराजगी बताई है। उनका कहना है कि लगातार ईंधन की कीमतें बढ़ने से उनका खर्च कई गुना बढ़ गया है, लेकिन किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। ऐसे में परिवार का पालन पोषण करना मुश्किल हो गया है। कई वाहन चालकों का कहना है कि यदि यही स्थिति बनी रही तो छोटे ट्रांसपोर्ट कारोबारियों के सामने आर्थिक संकट भी खड़ा हो सकता है। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि सरकार ने जल्द महंगाई पर नियंत्रण नहीं किया और पेट्रोल, डीजल की कीमतों में राहत नहीं दी तो पार्टी आने वाले दिनों में आंदोलन को और तेज करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता की आवाज बनकर सड़कों पर उतरी है और लोगों की हक की लड़ाई लगातार जारी रखेगी। जिला कांग्रेस नेताओं ने कहा कि महंगाई और ईंधन की बढ़ती कीमतों का असर केवल वाहन चालकों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर खेती, व्यापार, परिवहन और आम लोगों के घरेलू बजट पर भी पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार समय रहते कोई ठोस कदम नहीं उठाती है तो आने वाले समय में जनता का आक्रोश और बढ़ सकता है। फिलहाल ऊना में कांग्रेस का यह प्रदर्शन बढ़ती महंगाई के खिलाफ जनता की नाराजगी का बड़ा संकेत माना जा रहा है। मैं जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष होने के नाते आज जिला कांग्रेस कमेटी ऊना, जो भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन सरकार केंद्र में, जिसके द्वारा 10 दिन के अंदर 4 बार जो है पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ाए गए हैं और जो किसान विरोधी, मजदूर विरोधी और आम जनता के विरोध में जो केंद्र सरकार फैसले ले रही है, कांग्रेस पार्टी उसका विरोध करती है, उसकी भर्त्सना करती है, निंदा करती है। आज कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लेके कि तेल की जो कीमतें हैं वो आसमान छू रही हैं, रोज़मर्रा की चीज़ों के रेट बढ़ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में बैठी सरकार जनहित में कोई फैसले ना लेकर के जन विरोधी फैसले ले रही है। तो कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है और ये मांग करती है कि ये जो तेल के रेट जो है आसमान छू रहे हैं, पेट्रोल और डीजल के, इन बढ़ाव और हमारी जो गैस के जो रेट जो बढ़ाए गए हैं ये वापस लिए जाएं। हम कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है।
हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र स्पीति में पित्ताशय की पथरी के मरीजों की संख्या प्रदेश के अन्य क्षेत्रों की तुलना में सबसे अधिक सामने आने से चिकित्सा विशेषज्ञ भी हैरान हैं। इस विषय पर गहन अध्ययन और शोध जारी है ताकि यह पता लगाया जा सके कि आखिर स्पीति में इस बीमारी के मामले इतनी बड़ी संख्या में क्यों सामने आ रही है। यह जानकारी इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज आईजीएमसी शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर विपिन ने दी। डॉक्टर विपिन ने बताया कि पित्ताशय की पथरी एक सामान्य लेकिन गंभीर स्वास्थ्य समस्या बनती जा रही है। हालांकि यह बीमारी प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी देखने को मिलती है, लेकिन स्पीति क्षेत्र में इसके मामलों का अनुपात काफी अधिक पाया गया है। यही कारण है कि चिकित्सक इस विषय पर विशेष अध्ययन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शुरुआती शोध और चिकित्सक के अनुभव के आधार पर यह माना जा रहा है कि ऊंचाई वाले क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियां, खान पान, जीवन शैली, आनुवंशिक कारण और पर्यावरणीय कारक इस बीमारी के बढ़ते मामलों के पीछे प्रमुख वजह हो सकते हैं। हालांकि इन कारणों की वैज्ञानिक पुष्टि के लिए विस्तृत शोध अभी जारी है। डॉक्टर विपिन ने कहा कि पित्ताशय की पथरी के शुरुआती लक्षणों को अक्सर लोग सामान्य गैस, अपच और पेट दर्द समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। यही लापरवाही बाद में गंभीर जटिलताओं का कारण बन सकती है। बताया कि जो हमने एक जनसंख्या आधारित एक गॉल ब्लैडर स्टोन की एक स्टडी की है, जो दैट इज द हाईएस्ट विलेज ऑफ द वर्ल्ड, जिसको कि अभी प्रकाशित भी किया गया इंटरनेशनल जर्नल्स में इसका काफी, और ये स्टडी जो है काफी हमारे लिए भी मायने रखती है। इसकी जो शुरुआत है लगभग 2 साल पहले इन्होंने इस स्टडी को किया। इसमें हम सभी का धन्यवाद भी करते हैं और गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश का भी धन्यवाद करते हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री ने ये हमें आदेश दिए थे कि आप एक मेडिकल कॉलेज या अस्पताल नहीं चला रहे हैं, यू शुड वर्क लाइक अ रिसर्च इंस्टीट्यूट आल्सो। जिसी के मद्देनजर डॉक्टर विपिन और हमारी एमआरयू की टीम जो डॉक्टर जगदीप ठाकुर जी इसको हेड करते हैं, इन्होंने एमआरयू के थ्रू डिफरेंट प्रोजेक्ट शुरू किए, रिसर्च स्टडी शुरू की। इसमें ये कोशिश की कि लोग जो हमारे पास आते हैं हम उसी लोगों के पास जाकर पता करें कि कारण क्या है कि ये डिजीजेज जो ज्यादा बढ़ रही है। पॉपुलेशन बेस्ड, ये हॉस्पिटल बेस्ड नहीं, ये पॉपुलेशन बेस्ड और फील्ड स्टडीज है। मैं डॉक्टर विपिन को इसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि इन्होंने ये स्टडी अपनी टीम के साथ 2 वर्ष के लगभग समय में पूरी की। बाबा अब आगे मैं डॉक्टर पुनीत महाजन से रिक्वेस्ट करूंगा, जो कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, वो भी इसके ऊपर प्रकाश डालें। वह फिर उसके बाद डॉक्टर विपिन आपके जो भी क्वेरीज हैं, ये क्वेश्चन है, उनको ले। बेसिकली ये स्टडी हमने की, मतलब इस स्टडी की जरूरत क्या थी करने की। पहली बात की जब भी हमारे पास हम कोई कैंप लगाते हैं या कोई हम हॉस्पिटल बेस्ड डाटा देखते हैं, तो हमने पाया कि इस बेल्ट में जो ट्रांस हिमालयन बेल्ट है, जो स्पीति की बेल्ट है, उसमें जो गॉल ब्लैडर स्टोन की पित्त की पथरी का जो रेट है वो बहुत हाई है। तो इसके कारण क्या है, हमारी ऑब्जर्वेशन थी, ऐसी कोई स्टडी आज तक पूरे संसार में नहीं हुई है। ये फर्स्ट टाइम हमने ये इनिशिएटिव लिया और लोकल फील्ड में जाके हमने वहां पे स्टडी, ये फोटो वही किया है स्टडी के दौरान। ये बेसिकली किब्बर का पीएससी है जहाँ पे मैं लोगों के साथ खड़ा। तो जैसे मैंने बताया, मुख्य उद्देश्य स्टडी का था कि वी वांट टू सी कि कितने लोगों में उस एरिया में जो वहां की परमानेंट नेटिव है वो पथरी पाई जाती है। स्टडी को हमने पहले अपनी इंस्टीट्यूशनल एथिकल कमेटी से पास करवाया, बाद में एमआरयू की कमेटी से कि स्टडी को हम कर सकते हैं, इसकी परमिशन ली गई। तो इस स्टडी में देखो सारे का सारा एरिया जो है वो बेसिकली हाई एल्टीट्यूड है। अगर हम स्पीति वाला एरिया करें हाई, इस स्पीति एरिया को हमने 3 हिस्सों में बांटा। जो 3500 मीटर से नीचे वाला एल्टीट्यूड था वो वाला एरिया, मिड एल्टीट्यूड एरिया था 3501 से लेकर 4000 मीटर हाइट फ्रॉम द सी लेवल, और उससे ऊपर वाला एरिया था मोर देन 4000 मीटर, जिसका हिक्कीमेट कॉमिक वाला एरिया है। तो कैसे ये स्टडी करी बेसिकली हमने कि हमने इलेक्शन ऑफिस से वहां के हर विलेज की इलेक्टोरल लिस्ट निकाली। उस इलेक्टोरल लिस्ट से, इलेक्शन ऑफिस की लिस्ट से हमने पार्टिसिपेंट चुने जो 30 से 70 साल की एज के थे। फिर उनकी हमने सिलेक्ट किया, उनको एनालाइज किया, और मुख्य कंडीशन ये थी कि बेसिकली हर जो इंसान है वो वहीं का नेटिव होना चाहिए और एटलीस्ट 20 साल वहाँ सेकंड जनरेशन हो, 20 साल से वहाँ रह रहा हो,
परमानेंट नेटिव वहीं से हो रहा है, जैसे बाहर का कोई माइग्रेंट लेबर हो वो स्टडी का पार्टिसिपेंट नहीं था। एज 30 से 70 थी। तो ये अलग अलग फोटोग्राफिक बेसिकली वो हैं जी, कि जैसे ताबो में है, खाजा में है, किब्बर, हांसा और हिकिम और कॉमिक में। तो बेसिकली बात है कि ये कोई ऐसा नहीं कि जो पेशेंट हमारे पास हॉस्पिटल में आ रहा है उसको हमने चेक किया। ये बेसिकली हम कम्युनिटी के बीच में जाके, अगर आप सभी जानते हैं कि हिकिम और कॉमिक का एरिया है, दिस इज द हाईएस्ट वोटरेबल विलेज इन एशिया और वर्ल्ड। तो वहां पे एक्चुअली वहां हम सारा सामान लेके, अल्ट्रासाउंड मशीन लेके, अपनी किट लेके, साथ में लैब टेक्नीशियन लेके, 7 डॉक्टरों की टीम, वी वेंट टू दी एवरी विलेज। पेशेंट को लिया गया, उनको समझाया गया, चेक किया गया। हर पेशेंट को भूखे पेट अल्ट्रासाउंड हुआ, यानी कि 450 लिए तो 450 पेशेंट का हमने अल्ट्रासाउंड किया ऑन द स्पॉट, ब्लड टेस्ट किए, फिर एनालाइज किया। जो मुख्य फाइंडिंग जो इसमें हमारे सबसे बड़ा जो एक चौंकाने वाला फैक्ट था कि इस पॉपुलेशन स्टडी में 21.3% लोगों में पथरी पाई गई, जो अल्ट्रासाउंड से प्रूव होती है। ऐसा नहीं था कि किसी को बोल दिया कि पथरी है या मुझे पथरी का शुगर, नहीं, हर पेशेंट को हमने कंफर्म किया अल्ट्रासाउंड से कि पथरी है कि नहीं। तो 21.3 का मतलब ये हुआ कि हर 5 में से 1 पेशेंट में पथरी है। अब आप ये अगर एल्टीट्यूड वाइज देखेंगे तो 24% जो था लो वाला ताबू वाला एरिया, 25% और 15% टोटल 21%। सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर था एज, फीमेल, फैटी लीवर और मेटाबॉलिक डिजीज, यानी कि जहां पर जो खान पान का हमें लगता है मुख्य संबंध था वो मुख्य फैक्टर इसका था। साथ में हमने स्टडी किया हेलिकोबैक्टर पायलोरी और हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, हर पेशेंट में कोई रिलेशन था कि नहीं। साथ में हमने इस चीज को भी स्टडी किया, हर स्टडी जितने भी पेशेंट थे सबका हेपेटाइटिस बी और एच पायलोरी के लिए स्क्रीनिंग हुई। उस टाइम की मीडिया कवरेज है वहाँ पे काफी हमें मतलब वी वर अप्रिशिएटेड बाय द लोकल मीडिया एंड द पीपल कि हम आपके घर में आके आप लोगों ने हमारा ये जांच किया। ये 2024 का है। सो ओरिजिनल डेटाबेस है, हर पेशेंट का हमने स्क्रीनिंग किया, हर पेशेंट का फ्यूचर रिसर्च बेस डायग्नोसिस बनाया जाए। तो जो हमारे स्टडी के पैरामीटर्स थे वो सारे के सारे हमने कंप्लीट किए। अच्छा, उसके बाद मुझे अच्छा मतलब अब खुशी हो रही है कि बताते हो कि जो हमने इस स्टडी को एनालाइज किया तो ये जो फाइंडिंग्स हैं वो एक अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में जो पबमेड इंडेक्स है उसमें पब्लिश हो गई थी जून 2000। बेसिकली ये जून अभी मतलब पिछले महीने ही पब्लिश हुआ है और ये स्टडी है जो हमने इसको सॉल्व किया। तो ये बात भी हमें काफी खुशी मतलब हो रही है। इस बात को बताते हो कि जो सारा जो मेहनत है उसको इंटरनेशनल जर्नल्स ने एक्नॉलेज किया। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं ठियोग से विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी के कथित मामले को लेकर केंद्र की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार इस मामले में निष्पक्ष जांच कराने के बजाय दोषियों को बचाने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस ने पूरे प्रकरण की जाँच सुप्रीम कोर्ट के सेटिंग जज की निगरानी में कराने की मांग करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही कर उन्हें जेल भेजने की मांग की है। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कुलदीप राठौर ने कहा कि राम मंदिर देश की करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। ऐसे में यदि चढ़ावे में कथित अनियमितताओं या चोरी जैसे आरोप सामने आते हैं तो यह केवल धार्मिक मामला नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं से जुड़ा विषय है। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले ने देश के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी छवि को नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने वर्षों तक राम मंदिर के मुद्दों का राजनीतिक लाभ उठाया और चुनावी मुद्दे के रूप में इसका इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले मंदिर का शिलान्यास भी राजनीतिक उद्देश्य से किया गया। उनका आरोप था कि धार्मिक आस्था के विषय को भी भाजपा ने राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग किया। कुलदीप राठौर ने राम मंदिर के संचालन के लिए गठित ट्रस्ट की कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट को सूचना के अधिकार आरटीआई के दायरे से बाहर रखा गया जिससे पारदर्शिता पर सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ट्रस्ट की जिम्मेदारी ऐसे लोगों को सौंपी गई जिनकी भूमिका पर अब सवाल उठ रहे हैं। शुरू से ही राम मंदिर पर सियासत की गई, राजनीति की गई, वो किसी से छुपी। इस पूरे आंदोलन का इस्तेमाल केवल राजनीतिक लाभ के लिए किया। ये एक दल विशेष ने
किया और यह साबित करने की कोशिश की कि केवल हम ही हिंदू हित की बात करते हैं। जिस तरह से भवन निर्माण हुआ, हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने आधारशिला रखी, पूरे देश में शिला पूजन किया गया और पूरे देश में एक माहौल बनाया है। जो मंदिर में इस्तेमाल हुई थी सामग्री, उसकी पूरे देश से उसकी कलेक्शन, और जब ये मंदिर बनके तैयार हुआ जल्दबाजी में, क्योंकि चुनाव दहलीज पे थे और आनंद फानन में इस मंदिर का जो 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है, जनता के लिए समर्पित किया और उस समय भी विवाद हो। हमारे जो 4 शंकराचार्य हैं, जो हमारा सनातन धर्म है, कोई भी बड़ा काम तब तक सार्थक नहीं होता जब तक उन 4 शंकराचार्यों को उस कार्यक्रम में नहीं बुलाया, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा कार्यक्रम है, उन्हें नहीं बुलाया गया। उसके बाद निर्माण में खामियां नजर आई और इस मंदिर को चलाने के लिए एक ट्रस्ट की स्थापना की और इस ट्रस्ट की कमान श्री चंपक राय, जो विश्व हिंदू परिषद से जुड़े व्यक्ति हैं और हमारे प्रधानमंत्री के विश्वास लोगों में उन्हें सौंपी और इस ट्रस्ट को शुरू से ही आरटीआई के दायरे से बाहर रखा कि अब कोई आरटीआई नहीं ले सकता। ठीक बात है, जरूरत भी नहीं थी आरटीआई लेने की, किसे मालूम था कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। और ये भगवान राम सब कुछ देख रहे थे कि क्या चल रहा है। ये 100-200 करोड़ चढ़ावे की चोरी में, ये हजारों करोड़ की चोरी। जब ये मामला सामने आया तो आनंद फानन में एसआईटी का गठन। अब एसआईटी किसने बनाई? उत्तर प्रदेश की सरकार। और एसआईटी में कौन लोग हैं? जो सरकार द्वारा जिनका नामांकन किया गया। 3 लोग हैं, 2 आईएएस। तो वो किसके इशारे पे काम करेंगे? आज हालात ये कि इस पूरे मामले को दबाने का प्रयास हो रहा है और जो दोषी हैं उन्हें बचाने की कोशिश हो। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जहां राम मंदिर का खाता खोला गया, जो कैश देने के लिए इलाहाबाद की एक सोसाइटी है, उन्हें ये जिम्मा सौंपा गया। उसमें कौन लोग इन्वॉल्व हो? जो सिक्योरिटी गार्ड जिस कंपनी के थे, उसकी सिफारिश जो है ट्रस्ट ने, मंशा साफ थी कि हम जो चोरी करेंगे पहरेदार भी हमारे हैं। अब आप बताइए, राम मंदिर में परिंदा भी पर नहीं मार सकते, इतनी ज्यादा सुरक्षा। सीसीटीवी कैमरा लगे, 400 से ज्यादा जो सुरक्षा कर्मी है वो दिन रात
मंदिर की सुरक्षा, श्रद्धालुओं की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। और फिर ये मैं चोरी डकैती कहूंगा कैसे हुई, ये लोग कैसे हुए, और मैं आपको थोड़ा अतीत में ले जाना चाहता हूं। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, बॉफर का घोटाला पूरे देश में इन्होंने नैरेटिव सेट किया कि बॉफर घोटाले में सौदेबाजी, और राजीव गांधी जी जो देश के प्रधानमंत्री, उनकी तरफ उनके पूरे देश में हल्ला होगा। और बाद में जो क्रांति उन्हें लगा, उनकी मृत्यु के बाद कोर्ट ने साफ तौर पे जो जजमेंट दिया, इस तरह का कोई घोटाला नहीं हुआ। और टेलीकॉम घोटाला, हजारों करोड़ का घोटाला हो गया, पूरे देश में एक माहौल बनाया गया, नैरेटिव सेट किया गया। और बाद में जब मामला कोर्ट में गया, कहा कि इस तरह की तो कोई बात ही नहीं हुई, जो भी घोटाले की रकम थी वो इमेजिनेशन थी कि अगर स्पेक्ट्रम के जंक्शन दिए जाते तो इतना घोटाला होता जो कभी हुआ। उसी झूठ से आप सत्ता में है, और आप अगर ये कहीं सत्ता पे होते, अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में होती या कोई भी पक्षी दल सत्ता पे होता, तो आज भारतीय जनता पार्टी के लोग देश में क्या माहौल बनाते हैं कहने से। वो जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनको देशद्रोही बोलते, रामद्रोही बोलते, पाकिस्तान के एजेंट बोलते, पता नहीं क्या क्या बोलते। पर्यावरण संरक्षण और प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए रोटरी क्लब शिमला ने मशोबरा स्थित गैर सरकारी संस्था एनजीओ वेस्ट वॉरियर्स के सहयोग से रिसाइकल प्लास्टिक प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। इस परियोजना का उद्देश्य लोगों को प्लास्टिक कचरे के उचित प्रबंधन, रिसाइकलिंग के महत्व तथा स्वच्छ और टिकाऊ पर्यावरण के प्रति जागरूक करना है। परियोजना के शुभारंभ अवसर पर रोटरी क्लब शिमला के अध्यक्ष अर्जुन गोयल ने कहा कि आज प्लास्टिक प्रदूषण पूरी दुनिया के सामने एक गंभीर चुनौती बन चुका है। यदि समय रहते इसके प्रभावी समाधान के लिए सामूहिक प्रयास नहीं किए गए तो आने वाली पीढ़ियों को इसके गंभीर दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसी सोच के साथ रोटरी क्लब शिमला और वेस्ट वॉरियर्स मिलकर समाज में पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं। अर्जुन गोयल ने कहा कि इस परियोजना के तहत लोगों को यह समझाया जाएगा कि प्लास्टिक कचरे का सही तरीके से संग्रहण, पृथक्करण और रिसाइकलिंग क्यों आवश्यक है। उन्होंने बताया कि अधिकांश लोग प्लास्टिक का उपयोग तो करते हैं लेकिन उसके उचित निस्तारण के प्रति जागरूक नहीं है। परिणाम स्वरूप प्लास्टिक नालों, जंगलों, जल स्रोतों और सार्वजनिक स्थलों पर पहुंचकर पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि प्लास्टिक कचरे का वैज्ञानिक तरीके से प्रबंध किया जाए तो इसे दोबारा प्रयोग में लाया जा सकता है। इससे न केवल कचरे की मात्रा कम होगी बल्कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी होगा और प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण संभव हो सकेगा। रोटरी क्लब के अध्यक्ष ने कहा कि किसी भी पर्यावरणीय अभियान की सफलता तभी संभव है जब आम नागरिक उसमें सक्रिय रूप से भागीदारी निभा सके। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे प्लास्टिक कचरे को इधर उधर फेंकने के बजाय निर्धारित संग्रहण केंद्रों पर जमा करें तथा रिसाइकलिंग अभियान का हिस्सा बने। मेरा नाम अर्जुन गोयल है। मैं रोटरी क्लब शिमला का प्रेसिडेंट हूँ। 1 जुलाई को मैंने ज्वाइन किया है एज द प्रेसिडेंट ऑफ रोटरी क्लब शिमला। आज 3 जुलाई को प्लास्टिक फ्री डे बनाया जाता है वर्ल्ड वाइड, तो उसकी अवेयरनेस के लिए हमने एक नुक्कड़ नाटक किया था अभी। उसमें प्लास्टिक के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या हैं और उसको कैसे सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन करके उसके हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, उस बारे में हमने लोगों को पूरा बताया कि किस चीज़ से और कैसे जो प्लास्टिक है उसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं। इस उद्देश्य में हमारे साथ वेस्ट वॉरियर्स एक एनजीओ है जो मशोबरा में स्थित है। वहाँ से वो पूरा 9 पंचायतों के लिए काम कर रही है। वहाँ उनको हम अब उनके साथ हमने टाई अप किया है जिसमें हम
उनको मिल्क बैग्स और जितना भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक इंक्लूडिंग बॉटल्स जो होटल्स में यूज़ हो रही हैं वो सारा कलेक्ट करके हम उनको देंगे, जो वो प्रॉपर वे में रिसाइकिल करेंगे। उन्होंने कभी एक अपनी कैनोपी भी लगाई थी जिसमें उन्होंने दिखाया कि किस तरह से बचा हुआ प्लास्टिक को रिसाइकिल करके और क्या क्या चीज़ें आप नॉर्मल घर में भी उसको कैसे कर सकते हैं, या जो आपके घर में छोटे किचन्स हैं उसमें भी कैसे आप उसको मैनेज कर सकते हैं। ने यही बताया लोगों को कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक अथॉरिटी की नहीं है, ना ही कॉरपोरेशन की है। वो एक जागरूकता हर एक आदमी को चाहिए अपने अंदर कि जो भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं, एक तो प्रॉपर जैसे हमारे हर मॉल रोड पे हर जगह डस्टबिन बने हैं, तो अगर वो उसमें डालेंगे तो कॉरपोरेशन एक प्रॉपर चैनल के थ्रू उसको डिस्पोज ऑफ कर सकती है। बट अगर आप उसको हर जगह फेंकेंगे तो गंदगी भी ज़्यादा दिखेगी और शहर भी गंदा दिखेगा हमारा। उसकी भी हमने अवेयरनेस दी लोगों को कि किस तरह से उसको आप, अगर आपको डस्टबिन नहीं भी दिख रहा थोड़ी देर के लिए आप उसको अपने जेब में डाल लें, आप कार में कहीं जा रहे हैं डस्टबिन अपने कार में कर ले, जहाँ भी आपको मिल रहा है वहाँ जाके उसको डिस्पोज ऑफ करें और पहाड़ों को गंदा ना करें। हमारा टारगेट यही है कि हम शिमला को क्लीन और ग्रीन बनाएं और लोगों में अवेयरनेस कराएं, और आगे भी हम ये टूरिस्ट सीज़न में भी ये अवेयरनेस लोगों में फैलाते रहेंगे और कोशिश करेंगे अथॉरिटीज़ के साथ मिलके कि ये जागरूकता ज़्यादा से ज़्यादा जाए उनके पास। हम जैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने एक बार ही बोला था स्वच्छ भारत अभियान, तो वो एक साइकोलॉजिकली तो हर एक इंसान के दिमाग में रहता है। जब भी कोई कूड़ा फेंकता है, कहीं भी फेंकेगा, उसको एक बारी दिमाग में ज़रूर आता है। नहीं तो जो आज की यंग जनरेशन है, छोटे बच्चे हैं, वही आपको एक बारी वो बोल देंगे कि आप ऐसा मत कीजिए कि आपकी यहाँ से जो आपका एनवायरनमेंट है वो ख़राब होएगा। तो उसके लिए जितना ज़्यादा हम इनिशिएटिव ले पाएँ, जितना ज़्यादा कर पाएँ उतना कम है, बिकॉज धीरे धीरे ही ग्रो कर पाएंगे, धीरे धीरे ही लोगों को अवेयरनेस आएगी, धीरे धीरे ही हम इसमें सक्सेसफुल हो पाएंगे। उसके लिए जैसे आज हम अभी सब्जी मंडी जाएंगे, वहाँ पे हम रिसाइकल क्लॉथ बैग्स बनाए हैं, वो हम लोगों को फ्री में दे रहे हैं। और उसमें ये है जो बैग्स हैं वो इतने स्टडी हैं कि आप उनको 4-5 किलो का वेट डाल के भी प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं, और एक बार ही नहीं यूज़ कर सकते, कम से कम 10-15 बारी आप उसको यूज़ में आएंगे। हम फ्री में देंगे वो अभी लोगों को जाके।